हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग विस्कोसिटी के बारे में स्टडी करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर कोई दो सॉलिड एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है या एक सॉलिड किसी सरफेस पे रखा हुआ है और उन दोनों सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है या होने की टेंडेंसी है, तो हम लोग जानते हैं कि उन दोनों सरफेसेस के बीच में एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आता है और उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होता है? जो रिलेटिव मोशन हो रहा है उसको अपोज करता है। तो मान लीजिए कि अगर ये ऊपर वाला बॉडी टुवर्ड्स राइट जा रहा है v वेलोसिटी से और नीचे वाला बॉडी स्टेशनरी है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर होगा? सब लोग जानते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट होगा। ये रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। तो कुछ एग्जैक्टली सिमिलर चीज होता है फ्लूइड मोशन में। अगर फ्लूइड का मोशन हो रहा है और फ्लूइड के दो लेयर्स के बीच में रिलेटिव मोशन है। रिलेटिव मोशन कब होगा? जब एक लेयर की वेलोसिटी ज़्यादा है, मान लीजिए कि ये 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दूसरा जो उसके जस्ट नीचे वाला है वो अगर 8 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो देखिए दोनों लेयर्स के बीच में क्या हुआ? रिलेटिव मोशन हुआ। तो इस रिलेटिव मोशन को भी अपोज करने के लिए फ्लूइड के केस में भी एक इंटरनल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जैसा कुछ लगता है, और वो फोर्स कहाँ से आता है? इस विस्कोसिटी के कारण आता है। तो जब भी किसी फ्लूइड का मोशन हो और मोशन ऐसा हो कि दो डिफरेंट लेयर्स के बीच में वेलोसिटी का डिफरेंस हो, रिलेटिव मोशन हो, तो उस रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए जो फोर्स आता है दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ विस्कोसिटी। और ये जरूरी नहीं है कि रिलेटिव मोशन हो ही, क्योंकि फ्रिक्शन में भी हम लोग जानते हैं कि या तो रिलेटिव मोशन हो या रिलेटिव मोशन होने की टेंडेंसी हो, यानी कि अगर लेयर टेंड्स टू स्लिप तब भी फोर्स ऑफ विस्कोसिटी आ जाएगा। तो अगर एक फ्लूइड का लेयर दूसरे फ्लूइड के लेयर पे स्लिप करता है, मूव करता है उसके रिस्पेक्ट में, या टेंड्स टू मूव, तो उस केस में फोर्स ऑफ विस्कोसिटी आता है और ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है। जैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है, टेंजेंशियल टू कॉमन सरफेस, उसी तरह फोर्स ऑफ विस्कोसिटी भी टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है, टेंजेंशियल टू द लेयर्स ऑफ द फ्लूइड। तो मान लीजिए कि ऐसा फ्लूइड है और ये हमने वेलोसिटी वेक्टर दिखाया है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वेलोसिटी कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ थोड़ा और ज़्यादा है, यहाँ थोड़ा और ज़्यादा है। तो जो डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड हैं उनके वेलोसिटी में डिफरेंस है, यानी कि दो लेयर्स के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी है। तो अगर आपने कोई एक इमेजिनरी ये जो डॉटेड लाइन लिया है ना, ये हमने एक लेयर ऑफ लिक्विड लिया है, तो इस लेयर के जस्ट ऊपर वाला लिक्विड क्या है? ज़्यादा वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो नीचे वाला लेयर क्या करेगा? उसको एक फोर्स ऑफ विस्कोसिटी लगाएगा। किस डायरेक्शन में? टुवर्ड्स लेफ्ट। तो ऊपर वाले लेयर पे फोर्स लगेगा टुवर्ड्स लेफ्ट। उसी तरह जो नीचे वाला जो लेयर है वो कम वेलोसिटी में मूव कर रहा है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो टुवर्ड्स राइट लगेगा। जैसा कि हम लोग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में देखते हैं ना, एग्जैक्टली सब कुछ वही है। यहाँ पर उसका नाम हम लोग विस्कोसिटी कर देते हैं। और आप ये भी देखिए कि इस फोर्स के लिए क्या होना जरूरी है? वेलोसिटी में डिफरेंस होना जरूरी है, क्योंकि देखिए यहाँ पे वेलोसिटी कम है, यहाँ ज़्यादा है, फिर यहाँ ज़्यादा है, फिर यहाँ ज़्यादा है, यानी कि एक वेलोसिटी ग्रेडियंट होना चाहिए। यानी कि अगर हम लोग ये देखें कि दो लेयर्स के बीच में अगर डेप्थ का डिफरेंस dy है और इनके वेलोसिटी में डिफरेंस अगर मान लेते हैं कि dv है, तो ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा? dv/dy। दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ। ये समझ में आया क्या हुआ? dv/dy। अगर आप dy लेंथ ऊपर या नीचे जा रहे हैं तो वेलोसिटी कितने से चेंज किया? अगर आप dy लेंथ ऊपर जा रहे हैं और वेलोसिटी अगर dv से चेंज किया, तो हम लोग वेलोसिटी ग्रेडियंट को कहते हैं dv/dy, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। लेकिन ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं है, ध्यान दीजिए, ये विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशियल नहीं है। dv/dy का मतलब हुआ कि अगर आप dy डेप्थ ऊपर या नीचे जाते हैं और वेलोसिटी अगर dv से चेंज करता है, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट हो गया dv/dy। और हम लोग एक्सपेरिमेंट से ये जानते हैं कि ये जो विस्कोसिटी वाला फोर्स होता है, इसको हम लोग यहाँ F लिख रहे हैं, दिस इज प्रोपोर्शनल टू dv/dy। ये नेचुरल सी बात है ना, कि अगर ज़्यादा तेज़ी से वेलोसिटी चेंज होगा, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी ज़्यादा है दो लेयर्स के बीच में, तो ज़्यादा विस्कोसिटी फोर्स होगा। अगर दो लेयर्स के बीच में वेलोसिटी का कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, यानी कि dv/dy अगर मान लो कि 0 हो गया, तो विस्कोसिटी फोर्स 0 हो जाएगा। तो फोर्स ऑफ विस्कोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू dv/dy। उसी तरह हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये जो फोर्स ऑफ विस्कोसिटी है दिस इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, क्योंकि अगर ज़्यादा एरिया है उस लेयर का तो ज़्यादा फोर्स लगेगा, क्योंकि अगर ज़्यादा
बड़ा लेयर है तो उतने बड़े लेयर में वेलोसिटी डिफरेंस है। तो जो विस्कोसिटी का फोर्स होता है दिस इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हम लोग एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा देते हैं और ऐसे लिख देते हैं कि दिस फोर्स F इज इक्वल टू माइनस ईटा जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है इंटू ए इंटू डी वी बाई डी वाई। इसमें ईटा क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, इसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। यहाँ पर माइनस क्यों आया? माइनस इसलिए आया क्योंकि ये जो फोर्स है वो रिलेटिव मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। जिस तरह फ्रिक्शन में होता है ना कि अगर रिलेटिव मोशन किसी लेयर का टुवर्ड्स राइट हो रहा है तो फ्रिक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट होगा। ए यहाँ पे रहेगा क्योंकि फोर्स जो है वो एरिया के प्रोपोर्शनल है और dv बाई डी वाई तो रहेगा ही। तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, ये विस्कोसिटी का डेफिनेशन भी है, यहीं से आप ईटा फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ से आप ईटा का यूनिट भी फाइंड कर सकते हैं क्योंकि फोर्स का यूनिट क्या होता है? फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन और ये एरिया है इधर आ जाएगा तो हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको आप पास्कल भी लिख सकते हैं। और dv बाई डी वाई क्या हो जाता है? पर सेकेंड। तो ये उधर जाएगा तो ये सेकेंड उधर चला जाएगा। तो ये जो ईटा है ना इसका डायमेंशन या इसका यूनिट ऐसे लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड्स। इसको आप चाहें तो पास्कल, क्योंकि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल हो गया, पास्कल इंटू सेकेंड भी लिख सकते हैं। और इसका एक दूसरा यूनिट भी होता है जिसको कहते हैं पॉइज, क्योंकि पॉइसले नाम का जो एक साइंटिस्ट था वो उन्होंने काफ़ी काम किया था फ्लूइड मैकेनिक्स में, तो उनके नाम पर इसका यूनिट है पॉइज। एंड 1 पॉइज दिस इज इक्वल टू 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। अब अभी जो इतना लंबा चौड़ा मैंने कहानी आप लोग को बताया कि फोर्स ऑफ विस्कोसिटी क्यों आ रहा है, किस कारण से आ रहा है और कब आ रहा है, तो इसमें हम लोगों ने कुछ बेसिक अजम्पशन किया है। बेसिक अजम्पशन ये किया है कि ये जो फ्लूइड का मोशन हो रहा है ये स्टेडी है और साथ ही साथ लैमिनर फ्लो है। हम लोग इस एजम्पशन में काम करते हैं। स्टेडी क्या होता है? हर कोई जानता है। स्टेडी का मतलब होता है कि किसी भी एक पॉइंट पर वेलोसिटी हो या प्रेशर हो, इट रिमेन्स कांस्टेंट विथ टाइम। यानी कि अगर आप कोई एक पॉइंट ले लेते हैं तो इसकी जो वेलोसिटी होगी या इसका जो प्रेशर होगा ये टाइम पे डिपेंडेंट नहीं होगा, दिस विल रिमेन कांस्टेंट विथ टाइम। तो स्टेडी तो आप लोगों ने पिछले चैप्टर में ही देखा था जब हम लोगों ने स्ट्रीमलाइन मोशन देखा था, तो वो होता है स्टेडी। लैमिनर का मतलब क्या है कि ये जो फ्लो हो रहा है वो लेयर्स में हो रहा है, यानी कि ऊपर में एक लेयर है, नीचे में देखिए उसके एक दूसरा लेयर है, नीचे में एक तीसरा लेयर है, और जितने भी लेयर्स हैं वो आपस में इंटरमिक्सिंग नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ऊपर वाला एक लेयर है वो ऐसे नीचे की तरफ आ गया, नीचे वाला एक लेयर ऊपर की तरफ चला गया, ऐसा नहीं हो रहा है। फ्लूइड का मोशन अगर लेयर्स में हो रहा हो उसको कहते हैं लैमिनर फ्लो। इसका मैं डिटेल डेफिनेशन आपको लिख देता हूं। इफ द फ्लो इज स्मूथ एंड इफ द लेयर्स इन द फ्लो डू नॉट मिक्स मैक्रोस्कोपिकली देन द फ्लो इज कॉल्ड लैमिनर फ्लो। यानी कि ऊपर वाला एक लेयर और नीचे वाला एक लेयर अगर इसमें मिक्सिंग नहीं हो रही है तो हम लोग कहते हैं कि फ्लो जो है वो लैमिनर है। और लैमिनर होने के लिए देखिए स्टेडी होना जरूरी है, यानी कि अगर स्टेडी फ्लो एक बड़ा सा सेट है तो जो लैमिनर फ्लो है ना उसका एक छोटा सा सबसेट होगा, L उसके अंदर होगा, S बाहर होगा। यानी कि बहुत सारे फ्लो ऐसे हो सकते हैं जो स्टेडी हो लेकिन लैमिनर नहीं हो, बिल्कुल हो सकता है। लैमिनर फ्लो की क्या खास बात है कि इन लैमिनर फ्लो लेयर्स विल ग्लाइड ओवर ईच अदर विदाउट इंटरमिक्सिंग। ये जो लेयर्स है ना वो एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करेंगे, उनकी इंटरमिक्सिंग नहीं होगी। और ये जो हमने एनालिसिस किया है इसमें एक और अजम्पशन लिया है। क्या अजम्पशन लिया है कि ये जो फ्लूइड का वेलोसिटी है वो x पे डिपेंडेंट नहीं है, यानी कि यहाँ पर अगर वेलोसिटी 10 है तो यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, ठीक है। y पे ये जो वर्टिकल वाला डायमेंशन है ना, जिसको एस सी वर्मा जी के बुक में आई थिंक z लिया है, तो जो वर्टिकल वाला डायमेंशन है या जो परपेंडिकुलर टू फ्लो ऑफ मोशन वाला जो डायमेंशन है उस पे डिपेंडेंट है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो ऊपर वाला लेयर है ना, देखिए ये वाला लेयर, इस लेयर के हर पॉइंट पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, सेम है। लेकिन अगर उसके आप ठीक नीचे एक लेयर पे आते हैं तो वहाँ वेलोसिटी घट जाएगी या बढ़ जाएगी, जो ऐसा भी रिलेटिव मोशन हो। उसके नीचे दूसरे लेयर पे आएंगे तो वेलोसिटी अलग होगी। तो एक लेयर पे हर जगह वेलोसिटी, यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, हर जगह सेम है। नीचे वाले पे यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, तो एक लेयर पे हर जगह वेलोसिटी सेम होगी। तो ये सब बेसिक अजम्पशन आपको इस लेवल पे करके चलना पड़ेगा। और लैमिनर फ्लो में डिफरेंट लेयर्स के बीच में जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है वो किसी भी
फॉर्मूले से हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे हमने दिखाया है कि ये जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है वो लीनियर हो रहा है, यानी कि यहाँ पे 0 है, उसके बाद यहाँ मान लीजिए कि 2 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 8 हुआ। इसका जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रेट पे बढ़ रहा है, ये भी हो सकता है। लेकिन ये भी कभी कभी हो सकता है कि जो वेलोसिटी जिस रेट से बढ़े वो ऐसा कुछ पैराबोलिक शेप में भी हो सकता है वो ग्राफ। तो ये जो वेलोसिटी चेंज करने का जो ग्राफ बनता है ना, इसको वेलोसिटी प्रोफाइल भी कहते हैं। वेलोसिटी प्रोफाइल मतलब कि किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रहा है अक्रॉस डिफरेंट लेयर। ये जो केस है सिंपलेस्ट केस है, जनरली हम लोग यही केस कंसिडर करेंगे। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ हो तो आप मान लीजिए कि जो वेलोसिटी का चेंज है वो लीनियर है। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे वेलोसिटी फिक्स प्लेट है तो ये 0 होगा, ठीक है। ऊपर में वेलोसिटी u है तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, u चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल b। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ग्रेडियंट। अभी वहाँ पे लिख रहे थे ना कि भाई dv बाई dy क्या होगा, तो इस केस में हो जाएगा u बाई b एंड दिस इज कांस्टेंट। देखिए ये कांस्टेंट है ना, क्योंकि ये जो हमने वेलोसिटी का प्रोफाइल बनाया है उसका स्लोप कांस्टेंट है। तो जनरली हम लोग यही लेते हैं कि जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है वो लीनियरली चेंज कर रहा है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। कभी कभी क्वेश्चन में आपको ये दे दिया जाएगा कि ये जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है उसका कुछ अजीब सा फॉर्मूला दे देंगे कि ठीक है जो वेलोसिटी है एट डिस्टेंस r फ्रॉम अ पाइप दिस इज इक्वल टू कुछ दे देगा u0 इंटू 1 माइनस r बाई r0 होल स्क्वायर, कुछ इस तरह का दे देंगे आपको। ऐसा कुछ भी दे सकते हैं, ये भी हो सकता है। तो वेलोसिटी प्रोफाइल कैसा होगा वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हो तो आप सेफली एज्यूम कर सकते हैं कि वेलोसिटी लीनियरली चेंज कर रहा है। और इसमें एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि जब भी फ्लूइड का फ्लो होगा और एक साइड में मान लीजिए कि फिक्स प्लेट है, जैसे कि ये वाला प्लेट फिक्स है, तो इस फिक्स प्लेट के बिल्कुल सटे हुए जो फ्लूइड होगा ना यहाँ पे ये भी स्टेशनरी होना ही है, क्योंकि ये फिक्स प्लेट है। तो उसके जो बिल्कुल सटे हुए फ्लूइड रहेगा वो मूव नहीं कर सकता है। यहाँ वाला मूव कर सकता है, मान लीजिए कि ये मूवेबल प्लेट है या वो लेयर है जो मूव कर रहा है, तो ये वाला लेयर तो मूव करेगा, लेकिन जो फिक्स प्लेट के साथ सटा हुआ लिक्विड मॉलिक्यूल है वो मूव नहीं करता है। ये कंडीशन भी हम लोग एज्यूम करेंगे सारे कैलकुलेशंस में। बेसिकली कंडीशन ये हो जाएगा कि ये जो प्लेट है और यहाँ जो लिक्विड है उन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, यानी कि कोई स्लिपिंग नहीं हो रहा है। मान लीजिए कि अगर ऐसा हो जाए कि ये जो फिक्स प्लेट जो है ये फिक्स नहीं हो करके टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो फ्लूइड है ना बिल्कुल इसके सटे हुए ये सब फ्लूइड भी टुवर्ड्स लेफ्ट जाने लगेगा 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तभी तो रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होगा ना। सिंपल जो हम लोग रोलिंग वाले में कॉन्सेप्ट में देखते थे ना कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है अगर प्योर रोलिंग हो रहा है उसमें स्लिपिंग नहीं होता था, तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसका स्लिपिंग नहीं होना है। इसका मतलब अगर नीचे वाला ग्राउंड अगर फिक्स है तो ये पॉइंट भी फिक्स होगा, वेलोसिटी 0 होगा। लेकिन अगर नीचे वाला जो ग्राउंड है वो कुछ ऐसा है, मान लीजिए किसी आपने ट्रक पे रख दिया है और वो ट्रक भी ऐसे मूव कर रहा है, तो जो नीचे वाला पॉइंट है वो उस ट्रक की ही वेलोसिटी से मूव करता था, तभी तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का रिलेटिव वेलोसिटी 0 होगा। तो एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट फ्लूइड में भी होता है कि ये जो प्लेट है इससे सटा हुआ जो फ्लूइड का लेयर है उस लेयर और इस प्लेट के बीच में रिलेटिव मोशन 0 होगा, स्लिपिंग नहीं होगा। इसको कहते हैं नो स्लिप कंडीशन। जैसा कि आप यहाँ देखिए ये एक सॉलिड बॉडी है, फिक्स बॉडी है, तो ये सरफेस पे यहाँ पे जो फ्लूइड का लेयर होगा उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, u इक्वल टू 0 ऑन सरफेस एंड दिस इज कॉल्ड नो स्लिप कंडीशन। इस केस में आप देख रहे हैं कि देखिए वेलोसिटी जो बढ़ने का प्रोफाइल है ना ये पैराबोलिक शेप में कुछ है। यहाँ पे हमने सिंपल केस में लीनियर लिया था, ये एक स्ट्रेट लाइन था, ये भी हो सकता है, जनरली हम लोग यही कंसिडर करेंगे। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में आपको ये भी दे सकता है कि जो वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है वो पैराबोलिक शेप में इंक्रीज कर रहा है। ऐसा नहीं कि मतलब फ्लूइड ऐसा पैराबोला में फ्लो कर रहा है, नहीं, बेसिकली आपको ये बता रहा है कि यू वाई यानी कि वेलोसिटी फंक्शन, वो जो यू वाई फंक्शन है वो कुछ इस तरह का हो जाएगा 4y²। तो अब देखिए ये जो ग्राफ है ये क्या हो जाएगा, पैराबोलिक ग्राफ होगा। y इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 है, धीरे धीरे जैसे जैसे y बढ़ रहा है वेलोसिटी बढ़ रहा है, लेकिन ये लीनियर रेट से नहीं बढ़ करके क्वाड्रेटिक रेट से बढ़ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन में यही 2-3 बेसिक फंडा आपको ध्यान में रखना है कि दो लेयर के बीच में जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी ग्रेडियंट है,
वो कितना है, तो उसको आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं। ऊपर वाले लेयर की वेलोसिटी u है, ये डिस्टेंस b है, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट u बाई बी हो गया। अब फोर्स ऑफ विस्कोसिटी क्या हो जाएगा, दिस F विल बी माइनस ईटा इंटू ए इंटू ये ग्रेडियंट, तो क्या हो जाएगा u बाई बी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ऐसा दे दिया जाए कि ये एक मूवेबल प्लेट है जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ऊपर नीचे लिक्विड है, इसकी विस्कोसिटी μ1 है, इसकी विस्कोसिटी μ2 है नीचे वाले लिक्विड की, और ऊपर में एक प्लेट है जो फिक्स है, नीचे में एक प्लेट है जो फिक्स है, और ये डिस्टेंस h2 है, ये डिस्टेंस h1 है। और आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड सो दैट दिस प्लेट, ये जो मूविंग प्लेट है, इट मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो अगर इस प्लेट को, ये जो बीच वाला मूवेबल प्लेट है, इसको अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना है, इसका मतलब जो इस पर विस्कस फोर्स लग रहा है उसको बैलेंस करने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो आप फाइंड कर लीजिए कि इस मूवेबल प्लेट पे विस्कस फोर्स कितना लग रहा है। बहुत सिंपल है, विस्कस फोर्स ऊपर वाले लिक्विड के कारण कितना लगेगा, फोर्स ऑफ विस्कोसिटी μ1। अभी मैं माइनस नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये तो अंडरस्टूड है ना कि अगर ये प्लेट टुवर्ड्स राइट मूव कर रहा है तो दोनों लिक्विड के कारण फोर्स ऑफ विस्कोसिटी टुवर्ड्स लेफ्ट लगेगा। मैग्नीट्यूड कितना होगा मैं फाइंड करता हूँ। ऊपर वाले लिक्विड की विस्कोसिटी है μ1, तो μ1 करिए, एरिया मान लेते हैं कि इसका a है, इस प्लेट का तो a हो गया, इनटू करना पड़ेगा वेलोसिटी ग्रेडियंट इन दिस साइड, अप वाले साइड में। तो अप वाले साइड में देखिए वेलोसिटी यहाँ पर v है, यहाँ पर v वेलोसिटी है, ऊपर में यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी ना क्योंकि ये फिक्स प्लेट है। तो v से लेकर के 0 तक वेलोसिटी गई, डिस्टेंस कितना है h1, और हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि जो वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है वो लीनियरली डिक्रीज कर रहा है, तो जो वेलोसिटी ग्रेडियंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, v बाई h1। उसी तरह जो नीचे वाला लिक्विड है उसके कारण फोर्स ऑफ विस्कोसिटी कितना लगेगा, और दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि दोनों का डायरेक्शन देखिए, दोनों जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन, लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है, तो क्या हो जाएगा μ2 इंटू ए इंटू वी बाई h2। तो ये हो जाएगा टोटल फोर्स ऑफ विस्कोसिटी। और अगर हम लोग चाहते हैं कि ये प्लेट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करें तो इतना एक्सटर्नल फोर्स हमें लगाना पड़ेगा। और विस्कोसिटी में आप ये भी ध्यान में रखिएगा कि ऑब्वियस सी बात है, विस्कोसिटी जो है वो मटेरियल प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम ऑफ द फ्लूइड पे डिपेंड करेगा। आप तो देखते ही है ना, जैसे एयर है तो एयर में विस्कोसिटी क्या है, बहुत कम है। आप अगर चल रहे हैं तो आपको उतना विस्कस फोर्स फील नहीं होता है, लेकिन अगर आप पानी में चल रहे हैं, वाटर में, तो ऑब्वियसली वहाँ पर विस्कोसिटी जो है वो ज़्यादा हो जाता है, एयर में कम है। आप पानी के बदले अगर मान लीजिए कि आप ऑयल में चलने लगते हैं, बिल्कुल तेल में तैर रहे हैं, तो ऑब्वियसली विस्कोसिटी और ज़्यादा हो जाएगा। तो जो विस्कोसिटी होता है वो ऑब्वियसली मीडियम पे डिपेंड करता है। साथ ही साथ आप ये भी ध्यान में रखिएगा कि जो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड होता है वो टेम्परेचर के साथ घटता है, टेम्परेचर के साथ घटता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड घटेगा। अब इसका एग्जैक्ट रीज़न जो है वो मॉलिक्यूलर फिजिक्स में आप डिटेल में जाएंगे तो समझ में आएगा, इस लेवल पे आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप ये ध्यान में रखिए, कभी क्या आपका जेईई मेंस में या कहीं ये ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ लें कि विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड टेम्परेचर पे कैसे डिपेंडेंट है, तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीज करेगा, और इसी का उल्टा हो जाता है गैस में। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो विस्कोसिटी ऑफ गैस इंक्रीज करता है। अब हम लोग विस्कोसिटी कॉन्सेप्ट पे ही कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये पहला प्रॉब्लम है, आप खुद से इसको सॉल्व करिए। ये दूसरा प्रॉब्लम है, दोनों बिल्कुल मिलते जुलते कॉन्सेप्ट पे हैं। दो स्टेशनरी सरफेस है, बीच में एक मूवेबल प्लेट रखा हुआ है। तो अभी जो हमने थ्योरी बताई थी ना, एग्जैक्टली उसी थ्योरी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दूसरा में थोड़ा सा आपको मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। ये थर्ड प्रॉब्लम है और ये फोर्थ प्रॉब्लम है। इन चारों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए, उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन देखिए। आगे मैं 2-3 और विस्कोसिटी पे बेस्ड क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। वो थोड़े से डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स है, एडवांस लेवल में ही पूछे जाएंगे। मेंस में तो बिल्कुल वो सब क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन ये जो चारों प्रॉब्लम्स है आपको जेईई मेंस लेवल में भी पूछे जा सकते हैं।